नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ताजा जांच ने कोडेन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार को लेकर एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अब ये मामला सिर्फ नशे की तस्करी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसकी कमाई के तार सीधे टेरर फंडिंग से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इसमें दाऊद इब्राहिम से लेकर लश्कर जैसे आतंकी भी शामिल हो सकते हैं। जांच एजेंसियों को ऐसे संकेत मिले कि भारत से बांग्लादेश भेजे जा रहे कोडेन युक्त कफ सिरप से होने वाली अवैध कमाई का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को पैसे की मदद देने में किया जा रहा था। यही वजह है कि ये केस अब कानून व्यवस्था से आगे बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बन गया है। ईडी की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों के रास्ते कोडेन युक्त कफ सिरप की बड़े पैमाने पर तस्करी बांग्लादेश में हो रही थी। वहां इस सिरप को नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कीमत भारत की तुलना में कई गुना ज्यादा है। इस अंतर से जो भारी मुनाफा होता है वही इस पूरे नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत बना। अब जांच एजेंसियों को शक है कि यही पैसा हवाला नेटवर्क के जरिए भारत से बाहर भेजा गया और फिर आतंक से जुड़े संगठनों तक पहुंचाया गया। इस पूरे तस्करी रैकेट के केंद्र में एक नाम बार बार सामने आ रहा है और वो है शुभम जायसवाल। ईडी की जांच में यह सामने आया कि शुभम जायसवाल इस नेटवर्क का अहम कड़ी है। उसके चार्टर्ड अकाउंट विष्णु अग्रवाल के घर से मिले दस्तावेजों ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है। इन दस्तावेजों में दुबई स्थित बड़े हवाला ऑपरेटरों से जुड़े लेन देन के संकेत मिले। एजेंसी को संदेह है कि भारत से बांग्लादेश भेजे गए कफ सिरप की कमाई पहले हवाला चैनलों के जरिए दुबई पहुंचाई जाती थी और वहां से आगे इसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए किया जाता था। जांच में यह भी सामने आया कि इस अवैध कारोबार में मुनाफा इतना ज्यादा था कि एक बोतल कफ सिरप जिसकी भारत में लागत करीब 50 रुपए होती है, वही बांग्लादेश में 1000 से 1800 रुपए तक बेची जाती है। यही वजह है कि इस नेटवर्क ने सीधे सीधे एक संगठित अंतरराष्ट्रीय तस्करी रैकेट का रूप ले लिया। बैंकिंग सिस्टम से बचने के लिए हवाला का सहारा लिया गया, जिससे पैसे की आवाजाही को ट्रैक करना और भी मुश्किल हो गया। ईडी अब पूरे मामले में मनी ट्रेल को खंगालने की कोशिश कर रही है, उसमें ही जुटी हुई है। एजेंसी का फोकस इस बात पर है कि पैसा कहां से आया, किन किन हाथों में होकर गुजरा और आखिरकार किन संगठनों तक पहुंचा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये केस अब सिर्फ दवा तस्करी का नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बड़ा खतरा बन चुका है। अगर इस पूरे नेटवर्क की जड़ें देखें तो इसकी कहानी वाराणसी से शुरू होकर कई राज्यों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक जाती है। वाराणसी में कोडेन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार की जांच के दौरान जो खुलासे हुए, उन्होंने इस पूरे रैकेट की परतें खोल के रख दी। शुरुआती जांच में एक कंपनी के फेसिडिल कफ सिरप का नाम सामने आया था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी यह साफ हो गया कि मामला सिर्फ एक ब्रांड तक सीमित नहीं है। वाराणसी पुलिस और खास सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी कि FSDA की टीम ने हाल ही के महीनों में 2 बड़ी छापेमारी की। रोनिया इलाके में एक पेंट के दुकान पे या उसके गोदाम में स्कफ कफ सिरप की 75,000 शीशियां बरामद की गई। ये सिरप जानबूझकर पेंट के डिब्बों के बीच छिपा कर रखा गया था ताकि किसी को शक ना हो। इसी तरह रामनगर थाना क्षेत्र में भी करीब 30,000 शीशियां बरामद की गई। इससे पहले सोनभद्र में चिप्स और नमकीन के पैकेटों के बीच भी इसी ब्रांड की कफ सिरप ले जाते हुए खेप पकड़ी गई थी। इन छापों ने यह साफ कर दिया कि ये नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा था। तस्करी के लिए रोजमर्रा के सामानों का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि जांच एजेंसियों की नजर से बचा जा सके। जांच में यह भी सामने आया कि इस रैकेट में सिर्फ फेसिडिल ही नहीं बल्कि कई कफ सिरप के नाम भी शामिल है। तस्करी के लिए रोजमर्रा के सामानों का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि जांच एजेंसियों की नजर से बचा जा सके। जांच में यह भी सामने आया कि इस रैकेट में सिर्फ एक कफ सिरप की बात नहीं हो रही, बल्कि कफ सिरप कई सारे इसमें संलिप्त है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यूपीएसटीएफ की रिपोर्ट में एक ब्रांड का नाम भी सामने आने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि ये पूरा मामला एक बड़े ड्रग्स डाइवर्जन का हिस्सा
हिस्सा है, यानी वैध दवा को अवैध तरीके से नशे के बाजार में उतारा जा रहा था। यही वजह है कि इस अवैध कारोबार का अनुमानित आंकड़ा हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल, तो अब पुलिस की उस पर पैनी नजर है ही और इसीलिए उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। जल्दी फरार आरोपियों को भगौड़ा घोषित किया जाने की तैयारी है। 2 आरोपियों पर पहले ही 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। ये साफ संकेत है कि जांच एजेंसियां इस केस को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जांच में यह भी सामने आया कि ये पूरा नेटवर्क अचानक नहीं बना। पुलिस और FSTA की टीम पिछले 2 साल से इस पर नजर रखे हुए थे। शुरुआत में छोटे छोटे संकेत मिले कि कोडेन युक्त कफ सिरप का असामान्य डायवर्जन हो रहा है। धीरे धीरे यह साफ हुआ कि पश्चिमी यूपी इस नेटवर्क का बड़ा हब बन चुका है, जहां से सिरप को पहले बंगाल और फिर बांग्लादेश भेजा जाता है। शुरुआत में यह सिरप कुछ मेडिकल स्टोर्स के जरिए सीमित दायरे में बेचा जा रहा था। बाद में इसे संगठित तरीके से नशे के रूप में फैलाया गया और ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत कई गुना बढ़ा दी गई। यही इस पूरे कारोबार की असली कमाई का आधार बना। जांच में कई नाम सामने आए, जिसमें शुभम जायसवाल ही नहीं है बल्कि उसके अलावा विभोर राणा, मेरठ के वसीम और आसिफ शामिल है। आसिफ को लेकर यह दावा किया गया कि उसका पहले से बांग्लादेश के ड्रग्स नेटवर्क से संपर्क रहा है। इससे इस मामले को दायरा और भी गंभीर हो जाता है। गौरव जायसवाल और विशाल मल्होत्रा जैसे लोगों के नाम पैसों के लेन देन में सामने आए हैं। इनके बैंक खातों में हुए संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जांच भी अभी जारी है। कुछ कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड में ऐसे नंबर भी मिले हैं जिसके राजनीतिक संपर्क होने की बात कही जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। सबसे खास बात यह है कि इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है, रैकेट से जुड़े कई लोग अचानक गायब हो गए हैं। किसी ने फोन बंद कर लिया, किसी ने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया है। ये भी आरोप सामने आए हैं कि जांच को प्रभावित करने के लिए कुछ लोगों ने सोशल मीडिया और चुनिंदा माध्यम के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश की है। अब जांच का एक अहम पहलू लाइसेंसेस से जुड़ा हुआ है। सवाल ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में कफ सिरप की खरीद, फरोख्त और ट्रांसफर के लिए लाइसेंस कैसे जारी हुए। एजेंसियों को शक है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मेडिकल होलसेल लाइसेंस लिए गए। इसमें प्रभावशाली लोगों की भूमिका हो सकती है। तमिलनाडु की उस कंपनी की भूमिका भी जांच के दायरे में है जो स्कफ कफ सिरप बनाती है। इसी सिरप को लेकर पहले मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। अब जब यही प्रोडक्ट इस अवैध नेटवर्क का हिस्सा पाया गया तो एजेंसियां कंपनियों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है। इस पूरे नेटवर्क की जड़ें अब यूपी से बाहर पंजाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तक फैलती नजर आ रही है। कई अलग अलग रास्तों से सिरप की तस्करी की जाती है। कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक लेन देन और गोदामों से मिली भारी बरामदगी ने यह साबित कर दिया है कि यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है बल्कि एक संगठित अंतरराज्यीय और सीमा पार अवैध कारोबार है। अब तक की जांच ये साफ कर देती है कि कोडेन युक्त कफ सिरप का ये मामला केवल दवा के दुरुपयोग या अवैध कमाई तक सीमित नहीं है बल्कि ये एक ऐसा संगठित नेटवर्क है जो अंतरराज्यीय तस्करी, हवाला और टेरर फंडिंग तक फैला हुआ है। ऐसे गंभीर और संवेदनशील मामले में जिस तरह से यूपी पुलिस, STF, FSTA और अब ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, वो योगी सरकार की कड़ाई और मजबूत शासन मॉडल को साफ तौर पर सामने लाता है। ये पहली बार है जब किसी कफ सिरप रैकेट को केवल नशे के एंगल से नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के रूप से देखा जा रहा है। योगी सरकार की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि वह अपराध को उनके अंतिम छोर तक ले जाने की नीति पर काम करती है। वाराणसी, सोनभद्र और अन्य जिलों में हुई लगातार छापेमारी, हजारों शीशों की बरामदगी, फरार आरोपियों पर इनाम और NBW की तैयारी ये दिखाती है कि सरकार किसी दबाव में नहीं है। चाहे आरोपी कितने भी प्रभावशाली हो, कार्रवाई तय है। यही वजह है कि इस नेटवर्क से जुड़े लोग अचानक गायब होने लगे हैं, फोन बंद हो गए हैं या फिर सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट किए गए हैं। ये डर नहीं बल्कि सख्त शासन का असर है। योगी सरकार ने पहले भी अवैध खनन, माफिया नेटवर्क और ड्रग तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इस केस में भी वही मॉडल दिख रहा है जहां सिर्फ छोटे मोहरे नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जांच हो रही है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।